साथियों नमस्कार। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश में रहता हूं और वी टीम एजुकेशन सिस्टम का एक सिपाही हूं और तहलका.com के माध्यम से आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है। मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में खुशियां भरना। उसी के तहत आज तो समाज को मेरी जरूरत महसूस हुई तो मैं अपने आप को और अपने पूरे साथियों को लेकर आपकी सेवा में आ चुका हूं और ऐसे में ईश्वर के द्वारा भेजे हुए कुछ मददगार, कुछ देवदूत मेरे साथ में मेरा साथ देने के लिए आ गए हैं। जैसा कि अभी आपने कल देखा था, एक एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, अनूप अग्रवाल साहब, उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया था। उसी तर्ज पर आज बरेली के एक महान शख्सियत जो सेवा चिकित्सा सेवा के एक किंग माने जाते हैं, जिनको लोग अपने दिल में बसा के रखते हैं, जो हर दिल अजीज हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, उनको उतना ही प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में हर एक के लिए उतनी जगह है। वो महान शख्सियत आज अपना बेशकीमती समय हम लोगों को देने के लिए हमारे साथ में आ चुके हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सिंह साहब की। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका बेशकीमती समय जब हमें मिला हुआ है तो आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा, जिससे वो सारे जो जरूरतमंद लोग हैं इस कार्यक्रम का बेनिफिट उठा पाए। और आज हम लोग एक बहुत जरूरी और ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो शायद उनके लिए इस समय अमृत का काम करेंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय हम लोगों को दिया। स्वागत है। जरा होल्ड करेंगे, एक मरीज को थोड़ी आपका मेरी जरूरत कैमरा है। ऑफ हो गया डॉक्टर, कृपया कैमरा खोल लीजिए। एक मिनट जरा होल्ड करिए, एक मरीज को मेरी मदद की जरूरत है। मैं पहले उसकी मदद कर दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, माननीय डॉक्टर साहब, माननीय अग्रवाल साहब, आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने कैमरे आप ऑन कर सकते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रधान क्षमा डॉक्टर, बहुत चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय। मैं जानता हूं कि इस समय आप लोगों का एक एक पल कितना बेशकीमती है, और लेकिन उसमें से भी आपने समय निकाला और ये देश की जनता के लिए, आप जानते हैं कि उनके लिए आपका आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इस समय लोगों की जीवन रक्षक के तरह काम करेगा। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब जनता से? सबसे पहले तो आपको और सभी बरेली वासियों को जो इस लाइव से जुड़े हुए हैं, मेरा नमस्कार। बीच बीच में फोन आते रहेंगे क्योंकि लोग परेशान है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कभी कोई दवाई पूछेगा तो मुझे डॉक्टर साहब, क्षमा आपकी करें। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास में आ जाएंगे अगर तो। जी होल्ड करें। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। जी जी। सभी बरेली वासियों को मेरा नमस्कार। और तहलका.com के माध्यम से संजय जी जो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव बरेली वासियों के लिए, साथ में अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप अग्रवाल जी, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं और आप सबके प्रिय हैं दोनों लोग। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी तरफ से। उनको हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ करके बरेली के बाशिंदों से और दूर दूर तक लोगों से जुड़ने का आज मुझे अवसर प्रदान किया। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच बीच में फोन आते रहेंगे क्योंकि इस समय लोग बहुत परेशान हैं, तो वो हो सकता है कि बीच में कट हो जाए लाइव। थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि कोई बेड के लिए परेशान है, कोई दवा के लिए परेशान है, तो उतनी क्षमा आप मुझे कर देंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि हम सब लोग अब इस समय मरीजों के लिए परेशान है और कोविड के मरीजों के लिए खासकर परेशान है, उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा पहला फर्ज है कि जो लोग बीमार है और हमें फोन करते हैं उनको हम बीच में इसको रोक करके लाइव को
लाइव चलता रहेगा, लेकिन बीच में हो सकता है मुझे उनसे बात करनी पड़े। जी संजय जी बताएं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम तहलका.com के माध्यम से आपने आज यहाँ आयोजित किया है, फेसबुक लाइव पर जूम मीटिंग के माध्यम से, और हमारे साथ जुड़े हुए अनूप अग्रवाल जी, जो जिनको आप सब जिनसे परिचित हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमें देते रहते हैं। साथ में संजय जी भी सबसे रूबरू रहते हैं। तो पूछे संजय जी, आप क्या जानना चाहते हैं पब्लिक के लिए, मेरे स्तर से क्या मैं जानकारी दे सकता हूँ? डॉक्टर साहब, जैसे ही कल लोगों को पता चला था कि आपका हमें बेशकीमती समय मिला हुआ है, तो कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ चंद सवाल मैंने नोट किए हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं एक एक करके। जी जरूर, जी डॉक्टर जरूर साहब, पूछिए सर। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है डॉक्टर साहब कि कोविड है क्या। लोग कोविड के विषय में बहुत भ्रांति फैली हुई है। किसी को सर्दी जुकाम हो जा रहा है, वो तब भी डरा हुआ है, और किसी को कोविड हो जा रहा है और वो उसको सर्दी जुकाम मानकर उसको नजरअंदाज करे पड़ा है। जी, एक तो हम सामान्य भाषा में बात करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक भाषा में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझाने में। आम भाषा में जो लोग समझ रहे हैं कि कोविड एक बहुत खराब बीमारी, खतरनाक बीमारी है, और जरा सा भी जुकाम हो जा रहा है तो हो सकता है कोविड हो। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उनकी आशंका सही है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये आशंका सही है उनकी। और किसी को भी अगर गले में खराश होती है, बदन में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, रैशेज हो जाते हैं, या लूज मोशन होते हैं, साथ में खांसी और बुखार, यानी इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है। किसी की सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, किसी का टेस्ट खराब हो सकता है। तो ऐसे लक्षण यदि किसी को आते हैं, उसको तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको कोविड हो सकता है। मेरी समझ से आप ये बात समझ गए होंगे कि इस समय हमें महामारी के रूप में फैला हुआ है, और पूरे देश में और जिले में की स्थिति सब लोग अवगत हैं। बेड जितने कोविड बेड हैं सब भरे हुए हैं। कोविड बेड्स के लिए मारामारी है, और मुझे ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति के परिवार में या जानने वालों में कोई ना कोई कोविड से इस समय पीड़ित है। और जिसको बुखार आ रहा है, जो जांच नहीं करा रहा है, उसको 4 या 5 दिन बाद वो जांच करा रहा है, जब उसे लगता है कि मुझे अब बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कोविड हो सकता है। लेकिन 5-6 दिन निकालने के बाद में कई बार जो आपका मेडिकल लाइन के हिसाब से कहा जाए तो स्थिति कई बार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसलिए जुकाम को, खांसी को, बुखार को, टेस्ट चेंज होने को, या कोई भी थोड़ा सा अलग हट के लक्षण मालूम पड़े और 1-2 दिन में आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तुरंत आप अपने को ये मान के चलें आप कोविड के मरीज हैं और आप अपनी जांच कराएं। डॉक्टर साहब, इसके कंफर्मेशन के लिए आप जी 2 प्रकार की जांच हो रही है आमतौर पर। एक तो तुरंत रिपोर्ट आ जाती है और एक वो 4 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। तो क्या वो जो तुरंत जी, रिपोर्ट देती है 2 मिनट बाद, क्या वो वैध है? क्या उससे हम ये मान लें कि वो रिपोर्ट सही है? जो तुरंत रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 30% में पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, फिर आपको आरटी-पीसीआर की बहुत आवश्यकता नहीं। वंस आपका जो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप कोरोना के 100% प्रूव्ड पेशेंट हैं, और आपको अब उसके लक्षणों के आधार पर आपका अपना इलाज करना है। जिन मरीजों में रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उन्हें लक्षण बने हुए हैं, तो उनको फिर आरटी-पीसीआर कराना चाहिए। और आज की स्थिति में अभी जो रिसेंट डेटा हमारे पास है, उसमें आरटी-पीसीआर की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि काफ़ी मरीजों में जो कोविड के मरीज हैं, लक्षण पूरे हैं, और लापरवाही में उनकी एक जान का खतरा भी बन जा रहा है। तो कई मरीजों में आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद भी उनमें अगर लक्षण है, तो आज की डेट में उनका इलाज कोविड के मरीजों की तरह ही हो रहा है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाँच इस समय कही जा रही है, मानी जा रही है, वर्ल्ड वाइड प्रूव्ड है, वो है सीटी स्कैन चेस्ट। अगर आपकी सारी जांचें नेगेटिव हैं, आपको कोविड के लक्षण हैं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, तो आप सीधे सीटी स्कैन चेस्ट कराइए।
उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, उसका स्कोर आता है 25 तक का, तो स्कोर आपका 3 से कम है तो आप नेगेटिव मानिए अपने आप को। आपका 8 के आसपास है तो आप पॉजिटिव हैं, और उससे ऊपर जा रहा है तो फिर सीवियरली पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब, इसके इलाज की प्रक्रिया क्या है? देखिए, एक तो ये वायरल डिजीज है, जैसा आपने शुरू में पूछा कि ये क्या है, वायरल डिजीज है, फ्लू की तरह होती है। अब इसके इलाज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जिसमें लक्षण कम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, यानी घर पे इलाज। दूसरा, भर्ती होकर के इलाज। और ये दोनों निश्चित होते हैं मरीज की लक्षणों के आधार पर। अगर आपको कोविड है, किसी को भी, और उसको बुखार आ रहा है, खांसी है, उसका सैचुरेशन ठीक चल रहा है, सांस नहीं फूल रही है, तो बेहतर है वो अपने घर पे ही रह करके इलाज करे। और सैचुरेशन का जो मानक है वो है एक, आप 93 के नीचे आप मानिए। आपका सैचुरेशन किसी मरीज का 93, कभी 93 के नीचे 90 जा रहा है, कभी 90 के नीचे जा रहा है, तो उसको फिर ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको अस्पताल की जरूरत है। दूसरे प्रकार के मरीज जिनका सैचुरेशन 94% के ऊपर है या 93% के ऊपर है, उनका सांस नहीं फूल रहा है, उनको कोई विशेष लक्षण नहीं है, खाली खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, या कोई अन्य लक्षण है, तो वो बेहतर है घर पे रह के अपना इलाज करें। क्योंकि अस्पताल में भी इस समय एक तो बेड नहीं मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप सब देख रहे हैं कि सरकार कुछ भी कहे लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो है। और उसका दोष देना किसी को ठीक नहीं है। महामारी उस तरह से होती है जैसे कि हमारा एक सामान्य जीवन चल रहा है और उसमें अचानक तूफान आ जाए, तो व्यवस्थाएं हमेशा सामान्य जीवन के हिसाब से थोड़ी प्लस लेके समाज चलता है। आप अपने घर में कभी भी जो राशन मंगाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता साल भर का एक साथ मंगाएं। राशन आप मंगाते हैं महीने भर का या 1.5 महीने का, एक व्यवस्था आप करते हैं। तो एक होती है आपात स्थिति, उसमें फिर आप कोशिश करते हैं कि हो सकता है हमको ये चीज ना मिले तो हम साल भर का इंतजाम करके रख लें। ऐसा कभी कभी होता है। तो वर्तमान में भी जो स्थिति आई है वो इसी प्रकार है कि जैसे कहीं तूफान आ जाए और सब उजड़ जाए, पेड़ गिर जाए, खंभे गिर जाए, लाइट चली जाए, सारी व्यवस्था भंग हो जाए, तो ऐसे में फिर आप देखो तो विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है, और कई बार मिलिट्री भी उतारनी पड़ती है। आपने देखा हो कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान जी आ डॉक्टर। जाए। हाँ, तो उसी प्रकार की ये एक तरह से सुनामी कह सकते हैं इसको, बीमारी की। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखें, सरकार पे दोषारोपण करके, या चिकित्सकों पे खासकर मैं कहूंगा, क्योंकि चिकित्सा पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो भाई बंधु इस सेवा को दे रहे हैं, पीपी किट पहन करके इतनी भीषण गर्मी में, वो ना खाना खा सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं। वो कपड़ा पहन लिया तो पूरे दिन वो पहने हुए हैं, अंदर हगीज बांध लिए उन्होंने, अंदर से भीगे पड़े हैं, पसीना आ। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शायद कुछ नेट की दिक्कत हुई। अब जान बचाने वालों की जान लेने पे उतारू है। ये स्थिति बड़ी खराब है। और आप हमारा अगर समाज का व्यवहार ऐसा ही रहा, और जो इस समय आप देखें तो केवल फ्रंट लाइन पे कोई लड़ रहा है तो डॉक्टर ही मरीज इस बीमारी से लड़ रहे हैं अपनी जान के लिए। तो उनका सम्मान ना करें, तो इतनी हाथ जोड़ के निवेदन है, उनका अपमान ना करें। बेड्स नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अपने खास रिश्तेदारों के लिए बेड्स नहीं है। जब मैं खुद डॉक्टर हूँ, जिन डॉक्टरों के अपने अस्पताल हैं, उनके रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं, वो अपने रिश्तेदार को उसमें एडमिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके उनके पास ऑलरेडी पहले से सारे बेड फुल हैं। तो जब स्थिति इतनी भयंकर हो तो ऐसे में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो आप पूछ रहे थे इलाज का, तो इलाज मैं बताना चाह रहा था, घर का इलाज सबसे बेहतर है कि आप घर पे ही रह के ठीक हो जाए, आपको अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े। उसके लिए दवाएं दवाएं इस समय कोविड की सोशल मीडिया पे सब पे सबको पता है लगभग।
एंटीवायरल है, बुखार की दवा है, मल्टीविटामिन है, नेबुलाइजर है, प्राणायाम, गर्म पानी आप पिएं, गरारे आप करते रहें, भाप आप लेते रहें। बीच बीच में शायद कुछ नेट की दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्रयास करें, और इस समय में यदि आपको समय से बेड मिल जाता, डॉक्टर साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब कट क्या गया मुझे सुन? डॉक्टर साहब आपका नेट बीच में ऑफ हो गया था, तो जब आप कह रहे थे कि गर्म पानी से भाप लें और गरारे करें, उसके बाद से आपकी जी। आवाज नहीं आ पाई है हम लोगों तक। थोड़ा सा रिपीट कर हाँ जी। देंगे प्लीज। मैं ये बता रहा था कि जो दवाएं हैं, दवाओं में एंटीवायरल जैसे फ्लू है, फेबी फ्लू हो गया, आइवरमेक्टिन हो गया, उसकी एक डोज डिसाइड होती है। इसके अलावा जिंक है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। डॉक्टर से पूछ के उसके हिसाब से लें। लेकिन जो मेन दवा इस समय वर्ल्ड वाइड प्रूव्ड है, और केवल एक ही दवा इसकी है, मैं सबके सामने साफ साफ कहना चाहता हूँ, वो है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड स्टीरॉयड के अलावा इसकी कोई भी अभी तक प्रूव दवा पूरे विश्व को नहीं मिली है। इस बाकी दवाएं, चाहे वो रेमडेसिविर हुआ, फेविफ्लू हुआ, आइवरमेक्टिन हुआ, इनका रोल कितना है अभी तक किसी को नहीं पता है। इस समय रेमडेसिविर की मारामारी चल रही है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, तो इसमें सबसे मुख्य दवा कौन सी है? स्टीरॉयड, मेड्रोल, डेक्सामेथासोन, बाइसोलोन, ओमना कार्टेल, ये सब स्टीरॉयड डिफरेंट नामों से आते हैं, डिफरेंट सॉल्ट हैं। यही इसकी दवा है, साथ में ऑक्सीजन जरूरत पड़े तो, बुखार की गोली। क्या ये दवा स्टीरॉयड डॉक्टर साहब? स्टीरॉयड हाँ, मेड्रोल तो बड़ी कॉमन दवा है, और डेक्सामेथासोन बड़ी सस्ती दवाएं हैं ये। आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी भयंकर बीमारी का जो इलाज है वो बहुत सस्ता है, अगर आप अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता आपको ना पड़े। मेड्रोल की गोली मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये आप 5 दिन तक फेविफ्लू, आइबरमेक्टिन, पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन, नींबू, देशी इलाज आपके, प्राणायाम, एक्सरसाइज और संतुलित खाना, जिसमें आप जो है नट्स ज़्यादा खाएं, थोड़ा चावल और आलू का परहेज रखें। ये हमारी एलोपैथी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ही सही है, तो दोनों पैथी मिक्स करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त स्टीम, जो मैं बता चुका हूँ, नेबुलाइजेशन, 5 दिन आपको ये दवाएं खानी है। अब 5 दिन के बाद का जो पीरियड है, खासकर 5-6 दिन का, वो पीरियड बड़ा ही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर। 5वें दिन इसके लक्षण या तो कम हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा। 5 दिन आप निकाल दिए घर पर इन्हीं दवाओं पर जो मैंने आपको बताई, और आपके लक्षण 5वें दिन नहीं बढ़ रहे हैं, छठा दिन भी आपका निकल गया, तो आप सेफ जोन में हैं और आप घर पे ठीक हो जाएंगे। और अगर 5 दिन बाद आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, आपका बुखार बढ़ रहा है, आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको इसमें ऐड करने की आवश्यकता है स्टीरॉयड, मेड्रोल। तो मेड्रोल की जो डोज है, मिनिमम डोज 50 किलो के आदमी के लिए प्रतिदिन 32 मिलीग्राम है।
16 मिलीग्राम सुबह, 16 मिलीग्राम शाम। ये ज्यादा कम भी हो सकती है वजन के हिसाब से और आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, तो इसको आप फिक्स मान के मत चलिए। लेकिन जो एवरेज डोज मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 मिलीग्राम मिनिमम है, यानी 16 मिलीग्राम सुबह, 16 मिलीग्राम शाम। ये 3 बार भी हो सकती है, ये उससे ज्यादा भी हो सकती है, ये लक्षणों के आधार पे। मेन दवा स्टेरॉयड है। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आप ले सकते हैं, वाइसोलोन आप ले सकते हैं, ये मुख्य दवा है इसकी। साथ में वही जो और दवाएं चल रही हैं, पैरासीटामोल वगैरह। लेकिन इसके साथ में आपको जो एक लक्षण और आता है, अभी जो प्रूव हुआ है साइंटिफिकली, वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर 5वें दिन थक्का, सफेद थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और वो थक्का फेफड़े के चारों तरफ भी जम जाता है और ब्लड वेसल में भी जम जाता है। ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो वो थक्का आपका ना जमे, इसलिए इन दवाओं में आपको मेडोल के साथ में एस्पिरिन या इकोस्पिरिन ऐड करना आवश्यक है। यानी ये खून पतला करने की दवाई इसमें ऐड की जाती है, जिससे खून पतला रहे, थक्का ना जमे। तो इकोस्पिरिन की डोज आपकी 75 मिलीग्राम सुबह शाम, या 75 मिलीग्राम एक बार, सुबह शाम ज़्यादा ठीक है। और इससे पहले हमारे पास खून की सब जांचें भी होनी चाहिए कि मरीज का पहले से खून पतला तो नहीं है बहुत ज़्यादा, उसका प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं है। ये सब जांचें भी हमको कराते रहना चाहिए समय समय। खून की सारी जांचों के अलावा जो स्पेशल जांचें हैं इसके लिए, कोविड के लिए, वो हैं आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन नंबर 1, नंबर 2 डी डायमर, नंबर 3 LDH। और बाकी आपके गुर्दे का स्टेटस क्या है, लीवर का स्टेटस क्या है, खून की मात्रा क्या है, ये सब चीजें अलग, साइटोकाइनिन लेवल क्या है, ये सब चीजें अलग हो गई। हार्ट कितना काम कर रहा है, उसके एंजाइम कैसे, ये सब जांचें हाथ में होनी चाहिए। और यदि इन दवाओं पे आप कंट्रोल रहते हैं, आपका सैचुरेशन 93 के ऊपर रहता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं थोड़ा मुस्कुराऊंगा इसलिए, और आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग घर पे ही इन दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। और बहुत से मरीज गांव देहात में ऐसे भी हैं जो कोई दवा नहीं लेते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो वो पैरासीटामोल ले ली। और डॉक्टर साहब, गांव में स्टीरॉयड का पहले से बड़ा प्रचलन रहा है, बुखार आ रहा हो बैटमिसाल लगा दो। अब देसी भाषा में कहूँ, डॉक्टर संजय जी, आप तो हमारे गांव देहात के व्यक्ति हो भाई, बैटनीसॉल लगा दो कि डॉक्टर साहब 2 इंजेक्शन लगा दो, सुई लगा दो, सही हो जाएंगे। तो उसमें एक बैटनीसॉल भी रहता है, एक्सोना रहता है, तो वो बड़ा कारगर है। बहुत से मरीजों को पता नहीं चल पाता है, वो घर पे यूं ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको कि मेरे अपने जानने वालों में इस समय 8 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, मेरे खास रिश्तेदारों में। आप ध्यान से सुनिए, और सब जनता को सुनना चाहिए। जो घबरा रहे हैं और एकदम भाग रहे हैं कि 94 सैचुरेशन है, मेरे पास फोन आ रहा है सैचुरेशन 94% है, बेड दिला दो, 95% है, बेड दिला दो। अरे भाई, अस्पताल में मत जाओ, आपको 1000 बीमारी लग जाएंगी। मेरे यहाँ इस समय 8 लोग बीमार हैं, 8, आज की डेट को मिला करके, जिसमें केवल एक एडमिट है, बाकी सब घर पे लगभग ठीक। कितने परसेंट हुआ ठीक होने वाला संख्या? डॉक्टर साहब, जी। इस समय आम जनता के पास में जो साधन है घर में बैठे हुए, वो 3 हैं मुख्य रूप से। एक तो टीवी, एक पेपर, और उसके बाद फेसबुक। और जैसे ही ये खोलते हैं, वो तांडव हो रहा है सर, उसकी वजह से घबराहट सब में फैली हुई है। तो उधर कुछ लोग हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, नहीं घबराओ मत, घबराओ मत। तो घबराने और ना घबराने से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या बीमारी पर? बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। इम्यूनिटी जो होती है, हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की, प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आती है? आत्मिक ऊर्जा से आती है। अगर अध्यात्म में हम जाएं, तो हमारी जितनी आत्मिक ऊर्जा ज्यादा होगी, हम जितने पॉजिटिव होंगे, जितने हम प्रसन्न होंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। हर एक व्यक्ति कहता है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं तो राय दूंगा कि आप बीच बीच में कपिल शर्मा शो, आपको पसंद आता हो ना आता हो, देख लो।
आपको फेसबुक में मिल जाएगा पड़ा हुआ। हंसी मजाक की बातें करते रहो, लोगों का दिल बहलाते रहो, अपना भी दिल बहलाते रहो। पॉलिटिकल बातों में भी दिल काफी बहलता है, उनसे भी दिल बहलाते रहो। दिमाग को बांटते रहिए। और इसके अलावा एक बात मैं और कहूंगा इसमें, कि घबराएं तो नहीं, लेकिन संजीदा रहें। संजीदा से मतलब ये है कि बीमारी गंभीरता को समझे, बीमारी गंभीर है, और बीमारी हो जाए तब भी आप पॉजिटिव रहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे परिवार के 8 लोग बीमार हैं, जिनमें एक एडमिट है, बाकी सब घर पे। और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी घर लौट आएंगे। ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तो कम से कम सुबह उठ के आप अगर जिस धर्म को फॉलो करते हो, हम लोग हिंदू हैं, अपने इष्ट को याद करें। आप मुस्लिम हैं, अल्लाह को याद करें। आप ईसाई हैं, गुरु जी को याद करें। आप अपने ईसा ईसा मसीह को याद करें। आप सिख हैं, मतलब अपने गुरुदेव को याद करें। क्योंकि जो ये विभिन्न आस्थाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी आस्था की मानने वालों की जो कार्यकलाप है, उन पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन किसी आस्था पर विवाद नहीं हो सकता है। आस्था ईश्वर जुड़ी रहती है, और हर एक का अपना प्रकार होता है। और जब हम बिल्कुल ध्यान लगा करके उसको याद करते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। हमारे दिमाग में कोई खराब विचार नहीं आता है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो एनर्जी है, वो हमको ठीक होने में बहुत मदद करती है। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने की कि अभी आपने बीच में एक शब्द बोला कि अगर आपको कपिल शर्मा का शो अच्छा लगता है तो वो देखने लगिए। तो मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूंगा सर कि एक हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं अनूप अग्रवाल साहब, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उसके बाद बैंक में भी रहे और एक बहुत ही सीनियर सिटीजन है। उसके बाद दूसरे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, जो अपने आप में मर्मज्ञ हैं, लेकिन टाई लगाए हुए बैठा हुआ है पास व्यक्ति संजय शर्मा। तो मतलब कमाल हो गया था। तो इससे ज्यादा मजाक और हंसी मैं कहाँ पर आप लोगों को दिलवाऊं। चलिए, आपको एक प्रश्न और पूछने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगर बस 2 मिनट का समय लूंगा डॉक्टर साहब, ज्यादा समय नहीं। मैं जानता हूँ आप बहुत बेशकीमती समय है आपके पास। डॉक्टर साहब, एक और अब बहुत फैला हुआ है फेसबुक के माध्यम से कि अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। अभी आपने भी कहा था कि अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, तो नहीं, अस्पताल में होती भी है खाली। अब हमें यही नहीं पता होता है कि किस में खाली है, किस में खाली नहीं है। तो वो हमें कैसे पता चले कि इसमें, चलो अभी 2 घंटे पहले खाली नहीं था, अब खाली है, हमें कैसे पता चले? कोई तरीका है सर? देखिए सर, मैं कुछ अधिकारियों को मैंने कहा और अपनी राय दी है, और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को, जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावी हो सकते हैं, उनको भी मैंने राय दी है कि अस्पताल कोविड कौन कौन से हैं, ये तो सबको पता है। उनके नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास है, लेकिन उनमें हर एक अस्पताल में कितने बेड हैं, ये किसी को नहीं पता है, नंबर 1। और नंबर 2, सुबह उठ के जानकारी मिलनी चाहिए जनता को। वो ये मिलनी चाहिए कि किस किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है, और मैं इस माध्यम से, अगर कोई सक्षम व्यक्ति सुन रहा हो मेरी बात, तो इसको नोट कर ले, और अधिकारियों को निर्देशित करे कि रोजाना जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई जाती है, कि कितने ठीक हुए, कितने घर चले गए, कितने एडमिट हुए, कितने दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं। इसी प्रकार से ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो जनता को मिलनी चाहिए, कि कितने बेड किस किस अस्पताल में आज उपलब्ध हैं। ये जानकारी नहीं मिल रही जनता को। जनता बहुत परेशान है, हमें फोन करती है, आपको फोन करती है, गालियां देती है। और वाजिब है, जिसका आदमी बीमार है, सीरियस है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसका सैचुरेशन 70 है, ऐसे बहुत फोन आए मेरे पास भी, आपके पास भी आए होंगे। किसी से हमारी मदद करा दीजिए। और बड़े बड़े अच्छे लोगों के आए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हमारी एक बहुत लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ जनता को, कि जनता ये ना समझे कि अस्पताल वाले बेड नहीं दे रहे हैं। ये भ्रम जनता में कि साहब कुछ स्पेशल लोगों के लिए बचा के बेड रखे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। वहां पर एग्रेशन हो रहा है, मारपीट हो रही है। आज सुबह एक अस्पताल में हुई है, बदायूं रोड पर।
लोगों को पता नहीं है, कई सालों में होती रहती है। मेरे बहुत ही प्रतिष्ठित मित्र हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, मंत्री रहे सरकार में, उनकी पत्नी कोविड है और उनके लिए बेड के लिए हम पूछ रहे हैं थोड़ी देर से। ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे 2 रिश्तेदारों को सुबह से मैं किस प्रकार से बेड के लिए जूझा हूँ, एक को बेड मिला है, दूसरे को अभी नहीं मिला है। तो जैसी स्थिति आपकी है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हमारे हमारे गुरु रहे हैं लखनऊ में डॉक्टर के.डी. वर्मा, इस विश्व का, उत्तर प्रदेश का सबसे सम्मानित डॉक्टर, ईएनटी का, जिसने थायराइड की सर्जरी में जो पायनियर है, लेजेंड है, डॉक्टर के.डी. वर्मा लखनऊ में। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उन्हें बेड नहीं मिल पाया और उन्होंने अपनी शरीर छोड़ दिया। स्थिति वास्तव में थोड़ी गंभीर है। ऑक्सीजन की सप्लाई की दिक्कतें भी बहुत हैं। हेलो जी जी मुझे डॉक्टर। लगता है कट गया जी। आज की तारीख में अभी दोपहर तक ये था कि शायद ऑक्सीजन शाम तक खत्म हो जाएगी, नई खेप नहीं आई है, लेकिन अभी एक सूचना मिली है कि शाम तक खेप आ जाएगी। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता खेप ना आए तो क्या? डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को एक सूचना दूसरी तरीके की भी मिल रही है कि क्या लोग ऑक्सीजन का भंडारा कर रहे हैं। और तो डॉक्टर साहब, ये क्या सीन है? मतलब एक तरफ भंडारे हो रहे हैं, एक तरफ अस्पतालों में है नहीं, एक साथ दोनों काम कैसे हो रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं भी देखा कि साहब कई जगह पर लंगर लगे हुए हैं ऑक्सीजन के और लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा 300 बेड का अस्पताल है बरेली में, इसमें इमरजेंसी आपातकाल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ बेड तो कोविड बेड वहां पर उपलब्ध हैं, और जो उसका वेटिंग है उसके अंदर भी बहुत सारे बेड डाल दिए गए हैं। जब बेड नहीं होते हैं तो मरीजों को बाहर वेटिंग में लिटा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, उनको ऑक्सीजन दे दी जाती है और दवाएं भी दी जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन वहां पर है लंगर में, और लोग सड़क पे लेके उसको ले रहे हैं, ऐसी व्यवस्था अस्पतालों में हो जाए, अस्पतालों के आसपास हो जाए, तो मरीजों को 2 लाभ। एक तो उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा, दूसरा उनको दवा भी मिल जाएगी। ये जो इस तरह का मैं कह नहीं सकता, जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं अच्छी सेवा कर रहे होंगे। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है उतनी कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, लेकिन अजीब सी बात नहीं लगती आपको कि अस्पताल जहाँ की ऑक्सीजन की जरूरत है, पथरा अस्पताल में 8 लोग मर जाते हैं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के अभाव में, और उसी दिल्ली के अंदर सड़क के ऊपर लोग खड़े होकर ऑक्सीजन पी रहे हैं। ये आप विरोधाभास देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी। जी, मैं जब आपसे आपको सहमत हूँ। जी, अग्रवाल साहब, शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं? जरूर पूछें। हाँ तो जी प्लीज, मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि आप सामने आइए, डॉक्टर साफ साहब समझा ये रहे हैं बताने मेरे। का कष्ट करें लोगों को। जी सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं प्रणाम ये सर। जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जी कौन व्यक्ति हॉस्पिटल जाए, किस कंडीशन में आने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना है ताकि अननेसेसरी भीड़ ना लगे वहां। किस कंडीशन में आके हमें ऑक्सीजन चाहिए, लोग घबरा रहे हैं और अपने ये दो सिलेंडर लगे हैं शरीर के अंदर ऑक्सीजन के, इन जी फेफड़ों को इतना सा फुला रहे हैं। ये प्राणायाम करके इनको पूरा फुलाएं, पूरा पिचकाएं, गुब्बारे फुलाएं, शंख बजाएं, तो मैं समझता हूँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। इसमें कुछ और जोड़ना सर चाहेंगे आप क्या? सर 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 कुछ और तो नहीं जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? मैं भीड़े देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, और मुझे ये मैं महसूस हुआ कि कुछ हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी लोग पहुंच रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अपमानित कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने मना कर दिया कि आपको जरूरत नहीं है हॉस्पिटल से। पैसा दिख रहा है आ, उनको कि हम पैसा फेंक रहे हैं। डॉक्टर पैसा से खरीदने की चीज नहीं होती। अगर पैसे से डॉक्टर खरीदा जाता और मौत खरीद ली जाती, जीवन बच सकता, तो धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाते थे। ये मेरा सारे विचार धर्मों है की, आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं अनूप जी। सर।
सब धर्मों की किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको एक वाक्य भी लिखा हुआ मिलेगा सर। कि कलयुग में खराब लोग मंच पे बैठ के मिथ्या भाषण करेंगे और अच्छे सर। लोग नीचे बैठ के तालियां बजाएंगे। आपने पढ़ा होगा। सर। और ये वाक्य आपको हर धर्म की किताब में मिलेगा। हंस मैं चुगेगा दोबारा दाना, रिपीट गूंगा करता हूँ। कौवा मोती खाएगा। हाँ, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि खराब लोग, दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग मंच पे खड़े होकर मिथ्या भाषण करेंगे और अच्छे सचरित्र लोग नीचे फर्श पे बैठ के तालियां बजाएंगे। आप ये बताइए, ऐसा कौन सा मतलब हमारे यहाँ पर ऐसी कौन सी शिक्षा है जो 10-15 साल चलती हो लगातार और जिसमें पूरी अपनी जवानी एक व्यक्ति झोंक देता हो? चिकित्सा पेशे के अलावा कोई ऐसी शिक्षा हो आप मुझे? शरीर के एक एक रेशो को पढ़ना, फिर बाद में उस पर प्रैक्टिकल करना, उसको दिमाग में बसा लेना, फिर उस ज्ञान को आके जनता को देना। तो आज के युग में जरूरत पड़ने पे वही व्यक्ति भगवान है और थोड़ी देर बाद वो शैतान। हम नित्य देख रहे हैं, बड़ा भौतिक जमाना हो गया है। चिकित्सक आज की डेट में, मैं शुरू में बताया कितने चिकित्सक इस दुनिया से चले गए, मैं उनको नमन करता हूँ। अब पिछले कोविड काल में पूरी जनता ने उनको बहुत सैल्यूट किया। थोड़े दिन तो मैंने तब भी लिखा था फेसबुक पे कि ये थोड़े दिन की बहार है, फिर आप गालियां खाने तैयार रहिए। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि अब चिकित्सकों के बुरे दिन आने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। जी 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 जी, हाँ। याद है मुझे। तो चिकित्सक, ए सर्जन कैन नॉट डू अ गुड ऑपरेशन विद टाइड हैंड्स। किसी सर्जन के आप हाथ बांध दें और उससे कहे तू अच्छा ऑपरेशन कर, देखिए रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। हम अच्छा ऑपरेशन करें इतना हमारे हाथ में है। तो आज की स्थिति में अगर आप देखें तो सर्जन के हाथ ही नहीं बांधे गए हैं। आपने वो देखा है होगा चित्र उसका, समुद्र मंथन का। जी। बांस की नाक से पूरे पहाड़ को ऐसे बांध के मथा जाता है। तो सर्जन को बिल्कुल वही स्थिति है, बांस की नाक से बांध दिया गया बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसको शासन, प्रशासन, जनता इस तरह से सब तरफ से पीछे खड़े। वो बेचारा बीच में मथ रहा है और मथ के इसके बाद भी वो क्या निकालेगा? समुद्र मंथन में क्या निकला था? अमृत। अमृत। फिर भी अमृत निकलेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अमृत देने की, वो अमृत ही देगा। लेकिन अमृत निकालने के बाद अपमानित होता है। अब ये तो मैंने आपको कहा ना कि ये कलयुग में ऐसा होगा, तो उसमें कोई सबसे खास बड़ा बात कष्ट नहीं है है। डॉक्टर साहब। हाँ, हाँ, हमारे बहुत से चिकित्सक लोग अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं और मेरे बच्चे डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, मेरे नहीं बन रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोजाना ये बात चलती रहती है, कुछ और काम कर लेते हैं, ऐसे अच्छी परचूनी दुकान है। इतनी मेहनत करने के बाद, रात में उठने के बाद और इतना अपना बीपी बढ़ाने के बाद में, और हम तभी ज्यादा अपमानित होते हैं जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं। आप खास बात ये भी देखो, डॉक्टर सबसे ज्यादा मेहनत किस मरीज में करेगा? जो सबसे ज्यादा सीरियस होगा। आईसीयू में अगर 2 मरीज हैं, मैं आपको जी। बहुत ही छोटी सी और वैसी बात बता रहा हूँ जो बहुत गंभीर भी। दोनों में एक ज्यादा सीरियस है और एक कम सीरियस है। जो ज्यादा सीरियस है उस पर डॉक्टर पूरी रात लगा खड़ा रहेगा, करता रहेगा, उसके जूनियर डॉक्टर वो सब मिल करके। दूसरा मरीज आराम से लेटा हुआ है। तो जो मरीज सीरियस है, जिस पे डॉक्टर ने पूरी अपनी रात लगा दी, अपना बीपी बढ़ाया, कम किया, मरीज की सांसों के साथ में साथ सांस आई और गई, क्या वो उसको ज्यादा पैसे देगा? आईसीयू में तो चार्ज एक ही मिलेगा ना, नेवर। एक ही चार्ज मिलेगा ना। तो पैसे के लिए कहाँ काम कर रहा है वो? पैसा तो उसको बगल वाला मरीज भी उतना ही दे रहा है जो आराम से लेटा हुआ हाँ, है। वो भी उतना ही दे रहा है। हाँ। अब बस ये है कि ज्यादा मर सीरियस वाला अगर मर जाता है तो उसमें गाली जरूर खाएगा डॉक्टर। हाँ, तो वही मार दिया स्थिति तो आती है डॉक्टर ने, बचा लिया तो भगवान। तो सर जी, स्थिति वो आती है जिसमें वो ज्यादा मेहनत कर रहा है।
उसी में जो सबसे ज्यादा अपमानित होता है तो वो कितना हर्ट होता है। आप मुझे बचाने का प्रयास करिए और मैं आपको गाली दूं तो आप कितने हर्ट। ये समाज सोचने की जरूरत है। और आपने कुछ और सवाल पूछा था कि इस मरीज को कब कहाँ अस्पताल जाना है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सर। मैं शुरू में बता चुका था। देखिए, हमें पता चल गया इस मरीज को कोविड है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन निकालते हैं, हम कोविड की बात करेंगे। नंबर 1, हमको पता है ये मरीज कोविड का मरीज है। नंबर 2, अब हमें ये पता करना है कि इस मरीज में गंभीरता कितनी है। गंभीरता हम 2 तरह से जी इसको पता करते हैं। एक, उसके लक्षणों के आधार पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षणों के आधार पर ये कि उसको सामान्य खांसी है, बुखार है, शरीर में दर्द है, रैशेज हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, लेकिन उसका सैचुरेशन जो है वो मेंटेन है। सैचुरेशन मेंटेन कितना है? अगर वो 95 के ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया। 95 के ऊपर नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। लेकिन 93 तक भी आ रहा है और मरीज को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई भी मरीज आराम से अपने सब काम कर रहा है, तो वो भी ठीक है। ऐसे मरीजों को घर पे रहना चाहिए। ऐसे मरीजों को घर पे रह के इलाज करना चाहिए, वो उनके लिए फायदेमंद है। और अस्पताल में ज्यादा लोड ना बढ़े क्योंकि बेड नहीं है, उसके लिए भी और आम जनता के लिए फायदेमंद है। जिसको जरूरत बेड की है उसको बेड मिलना चाहिए। वहाँ आप घर पे रह के ठीक हो सकते हो, तो आप वहाँ बोझ मत पड़ाओ। आप पौआ लगा मत जाइए कि हम डीएम से कहलवाएंगे कि फलां डॉक्टर से कहलवाएंगे हमको बेड दिलवा दो, कि अनूप जी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, फलां डॉक्टर से आप कह दो। जब आपका सिचुएशन ठीक है आप घर पे रहिए। वो बेड किसको चाहिए? जिसका सिचुएशन 90 के नीचे चला गया है, उसको ज्यादा जरूरत। जी जी तो इतनी जनता से गुजारिश एक तो ये है कि अपने जो ओहदे का है वो नाजायज फायदा उठा के उस बेड को ना करें जिसकी जरूरत गंभीर मरीज को। नंबर 1। नंबर 2, अब आता है जो सीरियस मरीज है, जिसको अस्पताल की जरूरत है, तो वो 5 दिन के आसपास जाकर डिसाइड होता है। 5 दिन के बाद, कुछ में बहुत जल्दी लक्षण आते हैं, लेकिन ज्यादातर 5 दिन के बाद गंभीरता शुरू होती है। मैंने शुरू में बताया, एक मरीज जो 5 दिन सामान्य दवाओं पे, यानी फेविफ्लू, आइवरमेक्टिन, पैरासीटामोल, विटामिन, पानी, भाप, प्राणायाम, आपने कई बार कहा सांस फूला, प्राणायाम बहुत जरूरी है। और प्राणायाम के साथ दूसरी बात और भी बहुत जरूरी है कि आप कोई व्यसन करते हैं, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, आप कोई नशा करते हैं, उसको आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को भी कम करेगा और आपके फेफड़े पे भी जोर डालेगा। तो इम्यूनिटी अगर आपको बूस्ट करनी है तो आपको नेगेटिव चीजें छोड़नी पड़ेगी। नशा नेगेटिविटी पैदा करता है। नशा 2 तरह की नेगेटिविटी पैदा करता है। एक आपके शरीर पे, स्वास्थ्य पे डायरेक्ट हिट करता है वो जाके, खासकर फेफड़ों पे, अगर आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। दूसरा, आप में नेगेटिव विचार पैदा करता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी नेगेटिव है शरीर के इम्यूनिटी के ऊपर, और इनडायरेक्ट जो विचार थॉट्स हैं उसके द्वारा और नेगेटिव, डबल नेगेटिविटी आप में आती है। अब आप आ गए 5 दिन के बाद 6 दिन पे, तो यहाँ पर अगर आप ठीक हैं, सामान्य सब कुछ चल रहा है, थोड़ा आपको खांसी बढ़ रही है, बुखार आ रहा है, तो आप मरीज में स्टीरॉयड जोड़ दीजिए, मेट्रोल और इकोस्प्रिन। यानी एक इन्फ्लेमेशन को कम करनी दवा है, मेट्रोल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। शरीर में जहरबाद जो फैल रहा है, लड़ाई से, फाइट हो रहा है अंदर वायरस से, उस फाइट को कम करता है। ये अब आप अजीब बात करेंगे, ये जो इसका इलाज है कोविड का, यानी कोविड से लड़ना है इम्यूनिटी से, लेकिन जब आप में लक्षण ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी को हमको कम कर, हम्म, तो एक ही बीमारी की 2 विपरीत धाराएं चल रही हैं। जी 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 मरीज कम सीरियस है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है, और मरीज ज्यादा सीरियस तो क्या करना है हमको, उसकी इम्यूनिटी कम कर, उल्टा कर देना। तब हम उसमें स्टीरॉयड ऐड करते हैं। स्टीरॉयड इसकी मेन दवा। % मरीज 10 दिन में ठीक हुए। डॉक्टर मेडोल साहब, बहुत सस्ती दवा है। 1 मिनट सर, मेडोल बहुत सस्ती दवा है, सुबह शाम खानी है, रामबाण है। अब आता है रेमडेसिविर।
जिसकी बड़ी मारा मारी है, जी 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 ये भी जी चर्चा जी कर लेते हैं। जी। रेमडेसिविर, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी। संजय जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अजय जी, मतलब क्या ऐसा तरीका भी हो सकता है कि ये आप जो दवा बता रहे हैं ये हमको कहीं पर लिख कर मिल जाए जिससे हम लोग इसी ग्रुप में डाल सकें, जो लोग आसानी से ले पाए? नहीं, वो मैं डाल सकता था, लेकिन मैं लैपटॉप लेकर नहीं बैठा हूँ। लैपटॉप में स्क्रीन ऐड करके हो जाता है, मैं जी जी मोबाइल से जी, बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। स्क्रीन शेयरिंग इसमें ऑप्शन मोबाइल में नहीं आएगा, लैपटॉप में आएगा, ये दिक्कत है। जी मैं जी, चेक कर लेता हूँ, कहीं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन हो तो मैं देख लेता हूँ। नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो रेमडेसिविर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। रेमडेसिविर चूंकि ये मैं नहीं कह सकता आप मत लगवाइए, क्योंकि इस समय तो ये माहौल है, अगर कोई कह देना कि चील के मुंह से कोरोना ठीक हो जाएगा, तो आदमी चील का मुंह ढूंढ के लाएगा और उसको देगा। तो रेमडेसिविर चील का मुंह है, हिंदी भाषा में कह रहा हूँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा। रेमडेसिविर का मतलब बिल्कुल ये प्रूव नहीं है कि इसका कितना रोल है, अभी प्रूव नहीं है। जिस दवा का रोल सबसे ज्यादा प्रूव्ड है वो केवल स्टीरॉयड है। रेमडेसिविर आपको मिल जाता है, लग जाता है, बहुत बेहतर है। कोशिश करिए लग जाए। मैं नहीं जानता उसका कितना लाभ है और कितना हानि है, क्योंकि किताब भी इसका कुछ बताती नहीं है, और एक बार ये दवा बैन भी हो चुकी है पहले, दोबारा से फिर आई है। तो रेमडेसिविर के लिए इतना पैनिक ना हो। अगर आपको स्टेरॉइड मिल रहा है, बाकी सपोर्ट मिल रहा है, रेमडेसिविर मिल जाए प्लस माइनस बढ़िया बात है। प्लाज्मा मिल जाए ज्यादा बेहतर है, रेमडेसिविर से ज्यादा बेहतर प्लाज्मा आपको मिल जाए जी। कोविड पेशेंट का, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो रेमडेसिविर के लिए बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। अगर आपके मरीज का सब चीज ठीक चल रही है तो शांत रहे। महंगी दवा है, और जो दवा मुश्किल से मिलती है ना, वो ज्यादा लगता है कि शायद ज्यादा इफेक्टिव अब है। वही उसी में क्रेज ज्यादा हो जाता जी जी, है। डॉक्टर इसलिए साहब, मैं इस एक पर सवाल कुछ का जवाब तो आपने सवाल से पहले ही दे दिया, नशे वाला। हाँ हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने उसको इंक्लूड कर लिया, मैं उसको पूछने वाला था आपसे। अब मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, जिससे समाज में जो नेगेटिविटी बढ़ रही, क्या ये अज्ञानता के कारण है, या सोशल मीडिया और न्यूज देख देख के हमारे दिमाग खराब हो रहे हैं? क्योंकि हम मौतें ज्यादा देख रहे हैं, हमें शमशान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हमें हाहाकार निकल रहा है टीवी के अंदर से, ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन से बाहर आके हमें बता देगा कान में हमारे कि इतने मर गए आज। क्या डेथ रेट बहुत ज्यादा है? डेथ सेट तो जैसा पहले था वैसा ही है, जी पॉइंट्स में है, 1 to 3% के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 8 लोग हमारे यहाँ बीमार हैं, तो उसमें एक ही आईसीयू में एडमिट है, बाकी सब ठीक है, और आईसीयू वाले जी ठीक होकर आ जाएंगे, ऐसे जी उम्मीद है हमें। मीडिया से निवेदन कर सकता हूं, मैं आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया बैठा हो, ये भी मीडिया ही है, कि पॉजिटिव खबरों को ज्यादा दिखाए। मीडिया जी ढूंढ ढूंढ के लाता है कि फलाने अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, बेरहम डॉक्टर, जी 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 बेरहम स्टाफ, बेरहम सिस्टम। अरे भाई, आपातकाल है ये, इस समय आपदा काल है ये, इस समय व्यवस्थाएं भंग है सब, और इतने बड़े देश में जिसमें कोई प्लानिंग आबादी की नहीं हुई आज तक जो होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं जी। कहूंगा कि नियंत्रण करिए, मैं तो प्लानिंग की बात करूँ बस। जिस देश अच्छा, में मेरे प्रश्न आपको कैसे पता लग जाते हैं? अब जनसंख्या पे मेरा अगला प्रश्न था, और आपको अपने आप पता लग गया, क्या कुछ टेलीपैथिक सिस्टम है आपके पास? हाँ, हो सकता सो है काइंड ऑफ यू टेलीपैथी काम डॉक्टर कर, साहब। टेलीपैथी काम सर करती है। सर सर तो आपका मूल सवाल, मैं भटक गया यहाँ पर। सर संजय सर, कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, देखिए। डॉक्टर साहब की साउंड नहीं ले पा रहा हूँ मैं, देखिए प्लीज। बाई चांस वो नेट की दिक्कत हो जाती है, और कोई बात सर नहीं। सर 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 थैंक यू।
अभी मैं देखिए यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, अभी नेट आ जाएगा, आप चिंता न करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलोतने हरे 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 महादेव। नेट आ जाए। जय जय श्री राम। बस अभी जब पहुंचने में जितनी देर लग रही है उतनी देर लग रही है, डॉक्टर साहब की प्रकट होने। जी जी जी। डॉक्टर साहब के हट जाने भर से घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है हम आईसीयू में अकेले हो गए। एक्चुअली अभी डॉक्टर साहब एक अर्जेंट कॉल पे हैं, तो उन्होंने बताया था कि बीच बीच में कुछ अर्जेंट कॉल आ रही हैं, तो कोविड से संबंधित कुछ लोग हैं जो प्रोफेशन ही ऐसा है, और उसके अलावा वो अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत लॉयल है, बहुत समर्पित व्यक्ति, समाज और अपने कार्य के प्रति इतना ज्यादा पवित्रता से निभाने वाले इंसान डॉक्टर सत्येंद्र हो सकते। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और बहुत मुझे लगता है कि कीमती जानकारियां आज हम लोगों को मिली हैं। और जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने एक आपके लिए एक कार्यक्रम और लगाया हुआ है 4 बजे से ही, जिसमें हम 2 तरीके के बात करने जा रहे हैं एक साथ। पहली बात हम जी। प्लाज्मा से संबंधित, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लाज्मा बहुत जरूरत है, तो प्लाज्मा की जरूरत कैसे पूरी हो, कल हम उससे संबंधित बात करने जा रहे हैं। तो मयंक शुक्ला मोंटी साहब हमारे साथ में होंगे, जो उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ में होंगे, वो हमारी ताकत बनेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे, सारे लोग मिलकर। और मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद की जाए, उनके जीवन में खुशियां लौटाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा कल ही हमारे साथ में विजय शंकर मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, जो संगीत के माध्यम से वो बहुत बेहतरीन फनकार हैं और मनोरंजन करेंगे आपका, आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की दुनिया की ओर लेकर जाएंगे कुछ गीत संगीत के माध्यम से। और उसमें आप लोगों का भी आह्वान किया जा रहा है, अगर कोई आपकी विशेष डिमांड हो, आप अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो नेगेटिविटी की ओर हैं, हम उनको पॉजिटिविटी में लेकर आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई गाना विशेष आपकी फरमाइश हो, आप मेरे नंबर पर लिख के भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आ गए। मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि एक तुरंत ही मेरे को एक वेंटिलेटर की एम्बुलेंस उपलब्ध करानी। और बहुत हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी का फोन आया था, यादव जी का, उनके कोई जानने वाले यहाँ एडमिट है बरेली में, ही इज सिक एंड ही हैज टू शिफ्ट टू लखनऊ फ्रॉम देयर। तो मैं अपनी मैं बस शॉर्ट में थोड़ी अपनी बात समाप्त करके अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वंदन, आपको प्रणाम, आपको नमन। इतने समर्पित तरीके से आप समाज में और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं डॉक्टर साहब, हम आपका अभिनंदन करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। और कभी भी हमारी आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो, आप समय मत देखिएगा, बस एक फोन करवा दीजिए, तत्काल उपलब्ध होगा। आपसे यही सीखा है, आपसे यही सीखा है मैंने। धन्यवाद। मैं दोबारा से एक बात कह के जाना चाहता हूँ, इस बात को आप सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ पाइए कि बरेली के अंदर सुबह उठ के एक खबर ये होनी चाहिए कि फला अस्पताल में इतने बेड खाली है। ये आज की तारीख में डॉक्टर म्यूट हो गए। इतनी परेशान हो रही है कि बेड कहाँ है, कैसे मिलेगा, है या नहीं है, डॉक्टर नहीं दे रहा है, उपलब्ध है, वीआईपी को रोके पड़ा है। ये भ्रम खत्म हो जाएगा और ये जो मारपीट हो रही है, मारामारी हो रही है, लोग परेशान हैं, उसमें थोड़ी कमी आएगी, लोग सब्र थोड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को मेरी जो मैंने कहा वो समझ में आया होगा। आगे जल्दी फिर प्रयास करूंगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपका संजय जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी प्रकार आपका प्यार हमारे साथ में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, सर्वंतो भवन्ते सुखना, और सब लोग निरामय रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जी दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कि डॉक्टर साहब ने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया, और जैसा कि उन्होंने एक मैसेज दिया है लास्ट में जाते समय, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उस सब को पूरा करें कि कल से
हम लोगों का जब व्हाट्सएप खुले, हम लोगों की जब सोशल मीडिया ओपन हो, तो हमारे उस पर एक मैसेज डालने का प्रयास करें कि कौन से अस्पताल में कौन से बेड फ्री हैं, जिससे लोगों को, जरूरतमंदों तक हम उनकी जरूरत पूरी कर सकें। इसके लिए भी हम लोग लगातार काम करेंगे। आप लोगों में से भी जो जागरूक लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर पर कॉल करके मेरे साथ में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, या किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज में कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग हो गए हैं, अगर उनके पास कहीं पर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, वो उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ से इस मन से बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नेक कार्य कर रहे हैं, वो लोगों की सेवा करिए। यहाँ पर बात फ्री की और उसकी पैसे की नहीं है। यहाँ पर बात है कि आप पर लाख पैसा सही, लेकिन अगर आपके पास बनाने की व्यवस्था ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आपके सामने उठकर आ रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि उनके पास दवाई लाने के लिए लोग नहीं थे, तो उन्होंने लोग उपलब्ध कराए। जैसे संजीव जिंदल जी हैं हमारे साथ में एक साथी, वो इसमें बहुत आगे काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के लोग हैं और हम उन सबको यहाँ पर उनकी ताकत बनना चाहते हैं और उनको अपनी ताकत भी बनाना चाहते हैं। अग्रवाल साहब तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं जरूर चाहूंगा कि दो शब्द आपकी तरफ से हो जाए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्लोज करने जा रहे हैं। संजय सर, आपने जो अभी बात करी कि दवाएं घर पहुंचाना, सुविधाएं घर पहुंचाना, ये सब करने वाले अभी 4 तारीख को हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर ब्रजेश सर। उन्होंने लोगों को घरों पर दवाइयां पहुंचाई हैं, उन्होंने घरों पर भोजन पहुंचाया है, सेवाएं की हैं और अब भी निरंतर कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों की संख्या बढ़े, सक्षम लोग सामने आए। फालतू में इधर उधर मत दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक को दीजिए, लेकिन जो जरूरत है उसको स्कैन करिए, उसको देखिए, समझिए। और एक विनती करूंगा, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से अभी विनती करी थी, आप सबसे वो विनती करूंगा, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अति आवश्यक हो तभी हॉस्पिटल में जाएं, अन्यथा घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और यदि अस्वस्थ है तो भी घर पर रहें और घर पर इलाज करें। हर डॉक्टर घर पर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कोई मनाही नहीं है। कुछ बिना पैसे के भी दे रहे हैं, कुछ फ्री में आपको परामर्श दे रहे हैं, जाइए बाजार से दवा ले आइए। साथियों, सबसे बड़ी सुरक्षा कैसे है? आपसे स्वयं से। आपके ये 2 नॉस्ट्रल्स, इन 2 सिलेंडरों के छेद हैं, इनसे ऑक्सीजन प्राप्त करिए। वो जो कंधे पे रख के लोहे का सिलेंडर आ रहा है, बाइक पे दौड़े आ रहे हैं 2 बच्चे, वो मत करिए, मत करिए उसको। वो सिलेंडर 1 दिन चलेगा, 12 घंटे चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे? इसको फुलाइए। अभी डॉक्टर साहब ने भी रिकमेंड कर दी मेरी बात को। गुब्बारे फुलाइए, शंख बजाइए, कुछ भी नहीं है पास में तो चीखिए, चिल्लाइए, जोर जोर से कहे लगाइए, शोर मचाइए, जोर जोर से गाने गाइए, बच्चों के साथ खेलिए। जब आप बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों की भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी और मेरी तरह चीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दर्शकों को एक चीज की जानकारी देना चाहता हूँ कि कल हमारे साथ में 4 बजे मयंक शुक्ला मोंटी साहब आ रहे हैं और एक बेहतरीन गायक कलाकार हमारे साथ में विजय शंकर मिश्रा जी भी कल ही हमारे साथ में जुड़ेंगे। और परसों यानी कि मंगलवार को हमारे पास में एक शहर की और नामचीन हस्ती संभव हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजेश यादव साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो अपनी स्किल क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो अपनी स्किल के अनुसार आपको जो सजेशन देंगे वो तो देंगे ही देंगे, और आपको हनुमान चालीसा, रामायण और चौपाई के माध्यम से भी कुछ वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो एक पंथ दो काज करने एक साथ आ रहे हैं। और उसके बाद एक और महान शख्सियत बुधवार को हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। एक बच्चों के डॉक्टर हैं, बहुत पहुंचे हुए, जिनका बरेली में परचम लहराता है, रुचिन साहब, डॉक्टर रुचिन अग्रवाल साहब, वो हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं बुधवार को शाम को 4 बजे। और भी लगातार एक से एक बड़ी बरेली की नामचीन हस्तियां जिन्होंने हमारे साथ में आने का वचन दिया है। हम उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका पहले से पहले दे रहे हैं कि वो हमारी इस मुहिम में हमारी ताकत बने। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। और आप दर्शकों, आप लोगों से एक विनती है
आप इन कार्यक्रमों का बेनिफिट खुद तो उठाइए, अपने जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप देश सेवा कर रहे हैं, और इससे बड़ा धर्म मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही हम लोगों के साथ में बने रहिए और हम लोगों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना प्यार यूं ही बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।